नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो अगर आपको ऐसे आर्टिकल्स चाहिए, ऐसे न्यूज़ चाहिए स्पेसिफिकली जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके खर्चे, इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ हम ऐसे ही टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। हम ऐसे बिजनेस इवेंट्स को डिस्कस करते हैं और इनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ पर, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रीज़न हो या कोई भी रीज़न हो जिससे हमारे फाइनेंसेस में कुछ चेंज आ रहा है, वो हम यहाँ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं आज के आर्टिकल्स का। आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक बिल को, जहाँ पे जिसे पुश किया जा रहा है अभी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, एंड इसे अब मिलने वाला है लोकसभा में अप्रूवल। एंड इसके बाद 22,000 करोड़ के डिफेंस प्रपोजल्स हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं डिफेंस सेक्टर के, उनके लिए बढ़िया न्यूज़ है कि नए डिफेंस प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी। इंडिया टेस्ट लैब एनालॉजी लैंड्स गेट्स इन हॉट वाटर। तो बिल गेट्स ने इंडिया के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो विल डिस्कस कि क्या है रियलिटी चेक फॉर केपेक्स टारगेट। अब केपेक्स टारगेट होते हैं गवर्नमेंट के, कि भाई हम देखो इतना इन्वेस्टमेंट, इतना खर्चा करने वाला है इकोनॉमी में, राइट? गवर्नमेंट बोलती है, एंड इससे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हर चीज़ होगी। लेकिन क्या वो हो पा रहा है? कितना बचा है? कितना हुआ है? ये अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। कैन वी बी श्योर ऑफ फूड इन्फ्लेशन? फूड इन्फ्लेशन से लेके इससे रिलेटेड काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा एडिटोरियल आर्टिकल है, तो इसे डिस्कस करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एंड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, तो इंटरेस्टिंग है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसे, तो ये आज का ओवरव्यू है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले आर्टिकल से, और पहला आर्टिकल है बिल टू पुश बैंकिंग रिफॉर्म्स गेट्स एलएस नॉड। यहाँ पे बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात हो रही है, एंड लोकसभा में द लोकसभा अप्रूव्ड द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 ऑन ट्यूसडे। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल इसका नाम है, और ट्यूसडे को ये अप्रूव हो चुका है लोकसभा में। एंड बिल प्रपोज कर रहा है करीब 19 अमेंडमेंट्स, 19 चेंजेस। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस टू बैंकिंग लॉज, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है। इनमें चेंजेस आए हैं, और जो प्रपोज बिल है ये इम्प्रूव करेगा हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड को, मतलब जिस स्टैंडर्ड पे हम गवर्न करते हैं, पॉलिसीज हैं हमारी, उसको इम्प्रूव करेगा। कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा इन रिपोर्टिंग बाय बैंक्स टू आरबीआई। जो बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्टिंग करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, और प्रोटेक्शन होगा, बेटर प्रोटेक्शन होगा डिपॉजिटर्स का और इन्वेस्टर्स का। इन दोनों लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और जो लोग एफडी करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं कहूँगा वो लोग आगे जितने भी बेसिकली स्टेक होल्डर्स है, तो जो लोग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी बैंक्स की। अब देखिए ऑडिट क्वालिटी यस इंप्रूव करने से बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑडिट से ना ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, और बैंक्स और ज़्यादा एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे। तो ऑडिटिंग करने का इंप्रूव, अगर हम ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो काफ़ी फायदा होगा। डायरेक्टर्स का टेन्योर भी इंक्रीज होगा अदर देन द चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कहा गया है इसमें। तो कुछ चेंजेस जो आए ऑन द टेबल क्या क्या है? नॉमिनेशन है सबसे पहले, कि इंडिविजुअल जो है वो चार लोगों तक को नॉमिनेट कर सकते हैं डिपॉजिट्स के लिए, सेफ कस्टडी के लिए, सेफ्टी लॉकर्स के लिए, विद ऑप्शंस फॉर सक्सेसिव और साइमल्टेनियस नॉमिनेशंस। रिपोर्टिंग टाइमलाइन, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइमलाइन है, यहाँ पे शिफ्ट होगा सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बाय बैंक्स टू आरबीआई फ्रॉम फ्राइडे टू द लास्ट डे ऑफ फोर्टनाइट एंड मंथ क्वार्टर। डायरेक्टर टेन्योर, एक्सटेंशन ऑफ डायरेक्टर टेन्योर्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जितने भी लोग जो डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, इनका जो टेन्योर है वो 8 साल से बढ़ा करके कर दिया गया है 10 साल तक का। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, एक थ्रेशोल्ड है, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, एंड जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इसको रीडिफाइन किया जाएगा 5 लाख से 2 करोड़ पर, और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। कॉमन डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के, अब वो सर्व कर पाएंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड में भी सर्टेन कंडीशंस के अंदर। और फिर है ऑडिटर रेम्यूनरेशन, पीएसबी जो है, ठीक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, गेन डिस्क्रेशन इन सेटिंग ऑडिटर रेम्यूनरेशन करंटली डिटरमाइंड बाय आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें डिस्कशन मिलेगा कि आप ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन है, जो ऑडिटर की बेसिकली मैं कहूँगा पेमेंट है, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो, जो करंटली आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी। तो यहाँ पे ऑडिटर रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं आपकी इनकम,
या सैलरी के पार्ट में हो या जिस भी फॉर्म में हो, तो इसे कहा जाता है रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो आगे चेंजेस होंगे और मे बी आगे और भी चेंजेस आए, वी नेवर नो कि आगे गवर्नमेंट क्या-क्या चीज़ें प्लान कर रही है, आगे बजट भी आना है, तो अभी से हमें चीज़ें मुझे लगता है हमारे कानों तक पहुँच जाएँगी जैसे ही कोई नई चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट सोचेगी कि ये करना चाहती हैं। 22,000 करोड़ के डिफेंस प्रपोजल्स हैं जिन्हें अप्रूवल मिला है। अब देखिए डिफेंस स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो में है, मैं नहीं मानता कि इस टाइम पे सबके सब बिल्कुल प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। स्पेसिफिकली जिन्होंने नए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट में बैठे होंगे क्योंकि डिफेंस की जो कंपनीज है ना वो 10 गुना हो गई है पिछले 3-4 सालों में। 10 गुना से भी ज़्यादा हो गई हैं कुछ तो खैर। तो यहाँ पे लॉस में आना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जितने जो नए इन्वेस्टर्स आए पास्ट 1 ईयर में डिफेंस स्टॉक्स में, इनकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम इसमें से अभी लॉस में होंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे डिफेंस को लेकर के जो मार्केट में थोड़ा यूफोरिया क्रिएट हुआ था वो हमें ठंडा होता हुआ नजर आया। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में भी इस तरीके की चीज देखने को नहीं मिली और काफी ओवर वैल्यूड भी लग रहे थे लोगों को शेयर्स डिफेंस के। जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो देख रहे थे कि यार जब ये एक साल में 5 गुना 10 गुना हो गया है तो यहाँ से तो मतलब पैसा कमाना आसान नहीं होगा इस स्टॉक में। तो ये सारी चीज़ें भी अगेंस्ट वर्क करती है जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाता है। जैसे डिफेंस के स्टॉक्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अंडर चेयरमैन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के अंडर आता है ये, और इन्होंने 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स हैं 21,772 करोड़ के जिन्हें एक्सेप्ट किया है, ठीक है, अप्रूव किया है। और जो अप्रूवल है इसमें इंक्लूड है एक तो शिप्स फॉर इंडियन नेवी, हेलीकॉप्टर्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। और कुछ अपग्रेड्स भी हैं इसमें टैंक्स के, व्हीकल्स के एंड एयरक्राफ्ट इंजन के। तो डीएसी ने ग्रांट किया है एएन को एक्सेप्टेंस ऑफ, एएन होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिलीज आया है इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने रिलीज की है। इन्हें डिज़ाइन किया जाता है कि परफॉर्म करें टास्क जैसे कि लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशन, सर्विलेंस, पेट्रोल, सर्च, रेस्क्यू, जो भी कोस्ट के आसपास ये सब चीज़ें होती हैं इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं ये सारे इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे डिफेंस के लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के आए हैं। तो अब क्या इससे डिफेंस का अब अच्छा एक चीज़ है, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी, ठीक है? आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए। मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा बहुत होता है कि जैसे ही लोग देखते हैं ना 30,000 का प्रोजेक्ट आया, जाके डिफेंस की स्टॉक बाय कर लेते हैं। देखते हैं 50,000 का प्रोजेक्ट आया, डिफेंस के स्टॉक बाय करने लग जाते हैं। रेलवे के 1 लाख के प्रोजेक्ट आए, रेलवे के स्टॉक्स बाय करने लग जाते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के बाय करना बिल्कुल किस्मत वाली बात है। अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं इसमें, ठीक है? इसमें कोई आप इसको सस्टेनेबली नहीं लेके जा सकते हैं। क्या अगले 10 साल या 5 साल या 2 साल आप ऐसे पैसा कमा पाएँगे? बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत अच्छी आपकी किस्मत चाहिए। फिर तो आप आँख बंद करके भी कुछ ले लेंगे तो आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि अगर आप ये करके पैसा कमा रहे हैं। तो क्या ये 22,000 करोड़ अभी कंपनी के जेब में चले गए, सब उनके प्रॉफ़िट में आ गए? नहीं। एक सबमरीन बनाने में सालों लगते हैं, दशकों लग जाते हैं कभी-कभी तो, ठीक है? तो हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, उन्हें प्रोजेक्ट मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो इस साल का इनका इनकम है। हो सकता है वो जो 5,000 करोड़ का जो उन्हें मिला है 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो अगले 10 साल में जाके मटीरियलाइज़ होगा। तो ये इसके बेसिस पे शेयर खरीद लेना, बेच देना इज़ मैं कहूँगा वेरी बेसिक, ऐसे मार्केट काम नहीं करता। तो ज़रूर एनालाइज़ करना सीखें डिफेंस कंपनीज़ को, क्या मॉडल है, बहुत अच्छा स्कोप है डिफेंस में। आज इंडिया का जितना बड़ा डिफेंस सेक्टर है, ठीक है? उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी यूएस की डिफेंस की कंपनीज़ हैं। मतलब यूएस की एक कंपनी जितना बड़ा भी हमारा पूरा डिफेंस सेक्टर नहीं है। आप ये सोचिए, वहाँ की एक-एक कंपनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स सेक्टर के लिए अच्छे हैं, लेकिन वही कंपनी चूज़ करना इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईज़ी जिसमें आप पैसे कमा पाओ। आप प्रॉपर जिस टाइम फ्रेम में पैसा कमाना चाहते हो, कि मुझे इतने टाइम इसे होल्ड करना है, उसमें आप कमा पाओ, वो भी ईज़ी नहीं है। तो ये ज़रूर हमें देखना होगा। बाइडेन एडमिन ओके सेल ऑफ $1.1 बिलियन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट टू इंडिया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन जाने से पहले मुझे लगता है जितना इन्होंने 5 साल में काम नहीं किया है, आखिरी के 2 महीने में वो सारा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे डिसीजंस ले रहे हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मंडे को नोटिफाई किया है कांग्रेस को कि इन्होंने डिसीजन लिया है कि अप्रूव करेंगे MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट, और ये रिलेटेड होगा वंस एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $1.17 बिलियन। तो यहाँ पे प्रपोज सेल जो है ये इंडिया की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा ताकि वो करंट और फ्यूचर थ्रेट्स को
कॉम्बैट कर पाए, डेटर कर पाए और अपग्रेड कर पाए अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को। तो ये एंटी सबमरीन इनका यूज़ होता है सबमरीन्स के अगेंस्ट। एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है कि हम ये जो यूएस है बेसिकली वो इंडिया को ये इक्विपमेंट्स बेच सकता है। तो ये मैं कहूँगा एक पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए। अब इसके बाद 1 जनवरी से अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प स्वॉन इन होंगे, शपथ लेंगे एज़ 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये होगा 20 जनवरी को, आई एम सॉरी मैंने 1 जनवरी बोला है, 20th जनवरी को होने वाला है, तो तब तक तो बाइडेन ही सारे डिसीजंस लेने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है टू बाय 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम्स, मिड्स JTRS। तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम्स बाय करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया। 30 चाहिए इंडिया को। एंड यहाँ पे इंक्लूड किया है एडवांस डेटा ट्रांसफर सिस्टम एंड एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं। यूएस डिफेंस के मामले में मुझे लगता है कोई स्टैंड नहीं करता इनके आसपास व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस इंडस्ट्री। जितने इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, जितनी बड़ी इनकी डिफेंस सेक्टर है, पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस अगर बेटर होते हैं तो यहाँ पे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज में काफ़ी फायदा होगा। ऑल्दो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है कॉस्ट। इतना ज़्यादा कॉस्ट होता है यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट्स का कि आप कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो किसी और से। इतना ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट महंगा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन अ टिट फॉर टैट मूव, चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ की मिनरल्स टू यूएस। अब देखिए इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है इस तरीके से ट्रेड के टर्म्स में। कोई किसी पे टैरिफ लगा रहा है, वो बदले में उस पे और ज़्यादा टैक्स लगा दे रहा है। तो ये एक टिट फॉर टैट गेम चल रहा है। तुम हम पे टैक्स लगा रहे हो, हम तुम पे और टैक्स लगाएंगे, वो फिर और ज़्यादा नए टैक्स ढूंढ के ले आएगा लगाने के लिए। और डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद तो हमें लगता है ये और बढ़ने वाला ही है, क्योंकि वो थोड़े और प्रोटेक्शनिस्ट होने वाले हैं। तो चाइना ने क्या किया है, बैन कर दिया एक्सपोर्ट्स। यस, चाइना ने बोला है कि कोई भी चाइनीज कंपनी अब यूनाइटेड स्टेट्स को मिनरल्स से या जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, जो जिसका पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशन है, ये सारे मिनरल्स आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे चाइना को। क्योंकि अभी वॉशिंगटन ने भी क्रैकडाउन किया है चाइना के चिप सेक्टर पे। सेमीकंडक्टर चिप्स की जहां बात हो रही थी, कल ही मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से चाइना, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज करेगा सेमीकंडक्टर चिप्स को, और एडवांस जो चिप्स आ रहे हैं एनवीडिया के और ये सारी चीजें जो है, तो वो उन्होंने ये रीज़न दिया यूएस ने कि हम नहीं चाहते कि मिलिट्री इनकी और ज़्यादा इससे एडवांस बने और ये वहाँ यूज़ करेंगे, तो हम इन पे बैन कर रहे हैं कि इनको आप सेमीकंडक्टर चिप्स और माइक्रोचिप्स नहीं बेचोगे। तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया, कहा कि ये क्योंकि जर्मेनियम और गैलियम और एंटीमनी जो है ये यूज़ करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो हम भी ये यूएस को नहीं बेचेंगे अब। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव आया है ऑन डुअल यूज़ आइटम्स, जो ऐसे आइटम्स पर जो मिलिट्री यूज़ के लिए भी हो सकते हैं और सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो ये ऑर्डर जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से लिया गया है। एंड इसकी वजह से स्ट्रिक्टर रिव्यू चाहिए होगा एंड यूसेज का, कि आप कुछ भी चीज़ें बेच रहे हो अगर यूएस को, तो क्या ये डिफेंस में भी यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है एज़ अ सब्स्टिट्यूट। तो इन प्रिंसिपल जो एक्सपोर्ट है गैलियम का, जर्मेनियम का और एंटीमनी का एंड सुपर हार्ड मटेरियल्स का टू यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हें अब परमिट नहीं किया जाएगा कि आप इन्हें बेचो यूनाइटेड स्टेट्स को। और ये जो कर्व्स हैं ये स्ट्रेंथन करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट्स ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जो बीजिंग जो है रोल आउट कर रहा है लास्ट ईयर से। एंड ये सिर्फ यूएस मार्केट के लिए ही अप्लाई होता है। बट एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, चाइना से आप डायरेक्टली नहीं खरीद पाएगा यूएस, तो इन हो सकता है यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट कर ले चाइना से ये सारे मेटल्स एंड फिर यूएस को बेच दे। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, राइट? सो आई डोंट थिंक इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अगर यूएस को चीज़ें चाहिए तो वो ले ही लेगा। चाइनीज़ कस्टम्स डेटा शो करता है कि कोई शिपमेंट्स नहीं हुए हैं ऑफ रॉट एंड अनरॉट जर्मेनियम और गैलियम टू यूएस दिस ईयर। अक्टूबर से लेकर अभी तक कोई भी शिपमेंट्स नहीं हुए हैं नए। एंड ये 4th और 5th लार्जेस्ट मार्केट था मिनरल्स के लिए रिस्पेक्टिवली अ ईयर अर्लियर। तो गैलियम और जर्मेनियम यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जर्मेनियम यूज़ होता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होते हैं हमारे, इनमें यूज़ होता है, और सोलर सेल्स में भी यूज़ होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से लेके काफ़ी सारी चीज़ों में इसका अच्छा खासा यूसेज है। वैसे अगर आप देखेंगे चाइना का जो ओवरऑल अक्टूबर शिपमेंट है ना ऑफ एंटीमनी प्रोडक्ट्स, ये 97% गिर गया सितंबर से, जब से इन्होंने एक्सपोर्ट को लिमिट किया है। तो चाइना अकाउंट करता था लास्ट ईयर फॉर 48% ऑफ ग्लोबली माइंड एंटीमनी। एंटीमनी एक मेटल है, सुपर हार्ड मेटल, एंड 48% जो शेयर था एक्सपोर्ट में वो चाइना का था। लेकिन अब देख सकते हैं कि अब काफ़ी 97% ड्रॉप आ गया चाइना के खुद के एक्सपोर्ट्स में। एंड ये एम्यूनिशन में यूज़ होता है, इंफ्रारेड मिसाइल्स में यूज़ होता है, न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज़ होता है, और नाइट विजन गॉगल्स में भी यूज़ होता है, बैटरी में भी यूज़ होता है ये।
ठीक है, तो आप देखिए छोटे से बड़े इक्विपमेंट्स तक में कितना ज़्यादा इसका यूसेज है। तो इस साल चाइना ने अकाउंट किया है 59.2% ऑफ रिफाइंड जर्मेनियम आउटपुट। पूरी दुनिया का जो 59.2% जर्मेनियम आउटपुट है वो चाइना से हुआ है। 19.8% जो रिफाइंड गैलियम प्रोडक्शन है वो भी चाइना में हुआ है। तो एक कंसिडरेबल एस्केलेशन ऑफ टेंशंस यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब एस्केलेशन मतलब बढ़ना, राइट? एस्केलेट हम बोलते हैं ना कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गया यहाँ से। एस्केलेट होना मतलब बढ़ जाना। एंड जो टेंशंस हैं वो एस्केलेट हो गए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेड की, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो एक्सेस है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइट है। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है यूएस को शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। इंडिया टेस्ट लैब एनालॉजी लैंड्स गेट्स इन हॉट वाटर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कोई फाइनेंशियल आर्टिकल नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर है बिल गेट्स, इन्होंने ना रिसेंटली एक कमेंट पास किया एक पॉडकास्ट में इंटरनेट एंटरप्रेन्योर वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, रेड हॉफमैन के पॉडकास्ट पे आए थे और कंट्रोवर्सी हो गई उसके बाद। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है ना वो एक लैबोरेटरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो इनका जो रिमार्क था वो ये इंडिया का जो रोल है ग्लोबल डेवलपमेंट एफर्ट्स में, ये शायद इसको मे बी पॉइंट आउट करना चाहते थे। लेकिन सोशल मीडिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो गया इसको लेकर के, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि इंडिया जो है और इंडियंस हैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट हैं या गिनी पिग्स हैं जिन पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या क्या मतलब है? यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वर्ड्स आपको बहुत केयरफुली चूज करने होंगे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया एक एग्जाम्पल है कंट्री का जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना करना डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें करना मुश्किल है। जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये इम्प्रूव हो रहा है, स्टेबल है एंड ये जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी, ऑफ कोर्स इनफ रेवेन्यू। लेकिन 20 इयर्स फ्रॉम नाउ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे, उनकी लाइफ़ काफ़ी बेटर होगी इंडिया में, इनका ये कहना है। तो इस टाइम पे एक लैबोरेटरी की तरह है, जहाँ पे आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो एंड जब आप प्रूव कर देते हो कि इंडिया में हो रहा है, तो आप दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। तो इन्होंने हाइलाइट किया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में भी कि कैसे जो लार्जेस्ट इनका नॉन यूएस ऑफिस है वो ऑपरेट करता है इंडिया में एंड इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड जो मोस्ट नंबर ऑफ पायलट रोल आउट थिंग्स जो हैं जो कहीं भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में वो हो रहे हैं इंडिया में। तो बेसिकली लोगों को ये लगा कि आप इंडिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अगर वो फेल हो गया तो ठीक है, सक्सेसफुल हो गया तो उसे दूसरी कंट्री में लेकर जा रहे हो। तो जो फ्रेज था लेबोरेटरी टू ट्राई थिंग्स, इसने प्रोवोक किया वाइड स्प्रेड आउटरीच। क्रिटिक्स ने अक्यूज किया गेट्स को कि इन्होंने ना इंडिया को रिड्यूस कर दिया है टू अ टेस्ट बेड फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, कि हम तो गिनी पिग बन गए हैं बेसिकली। जैसे जानवर होता है जिन पे आप ट्रायल्स करते हो, मेडिकल ट्रायल्स करते हो एंड ये सब चीजें करते हो, तो लोगों ने इसे इस तरीके से लिया जहाँ पे काफी बैकलैश इन्हें फेस करना पड़ा। तो ये एक मैं कहूँगा काफ़ी नेगेटिव इन्होंने वर्ड्स चूज़ किए इंडिया के लिए एंड इसकी वजह से अब देखते हैं कि इनका क्या इस पे रिस्पॉन्स आता है। तो वी हैव टू सी कि आगे क्या कोई रिस्पॉन्स आता है एंड क्या इस पे कुछ चीज़ें होती है। मुझे लगता है गवर्नमेंट भी इस पे कोई कमेंट नहीं करने वाली है, बट बिल गेट्स को ज़रूर आगे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली। रियलिटी चेक फॉर केपेक्स टारगेट, यहाँ पे बात करें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट की। ठीक है, केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब भी कोई कंपनी मशीन खरीद के लाती है जिससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आगे सेल्स बढ़ेंगी, राइट? कैपेसिटी ओवरऑल बढ़ रही है, या फिर आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप एक बार में खर्चा कर रहे हो जिसका बेनिफिट आगे जाके आपको लंबे समय तक मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो केपेक्स वही होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो वर्ड को मिला करके बना है केपेक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ बात हो रही है कि सेंटर इज अनलाइकली टू गो फॉर अ बिग इंक्रीज इन केपेक्स। बहुत कम चांसेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, टारगेट करने वाली है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए। एंड ये जो करंट ईयर का 11.11 लाख करोड़ है उससे तो कम नहीं होने वाला, लेकिन कितना इंक्रीज होगा बड़ा डिबेटेबल है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इनका कहना है कि इंक्रीज करेंगे रीजनबली, क्योंकि 17% का जो इंक्रीमेंट है एनुअल हाइक, ये होना बड़ा मुश्किल है। 17% इंक्रीज यहाँ से तो नहीं होने वाला है, हो सकता है सिंगल डिजिट में हो। एंड यहाँ पे ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो क्योंकि जनरल इलेक्शंस रहे और ये सारी चीज़ें रही, तो जो बहुत बड़ा इंक्रीज हमने सोचा था पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आफ्टर पैंडेमिक हम करेंगे, वो पूरा तो अचीव नहीं हो पाएगा। इस साल ये कह रहे हैं कि करीब हम लोग 10.1 से 10.5 लाख करोड़ ही केपेक्स कर पाएंगे, 9% का शॉर्टफॉल तो रह जाएगा। तो कोविड के बाद से ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन एन एवरेज 30%
के रेट से ग्रो किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और उसी के बाद हमें इकोनॉमी भी ग्रो होते हुए नजर आई, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए देखिए पैसे चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है पूरी दुनिया में। देश के लिए भी गवर्नमेंट भी ऐसे ही है हमारी, गवर्नमेंट को भी पैसे मैनेज करने पड़ते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इनकम कम है। तो बिल्कुल मिडिल क्लास जो प्रॉब्लम है वही इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स लेड ग्रोथ स्टोरी हमारी चल रही है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से जो जैसे जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, वैसे वैसे इंडिया में ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ 3% ऑफ जीडीपी फर्स्ट टाइम FY 24 में जो है हमारी स्पेंडिंग अचीव होगी, एंड टारगेट रखा है 11.11% का, जो 17% ऊपर है पिछले साल के टारगेट से, जो 9.5 लाख करोड़ था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो एस्टिमेट्स है नेक्स्ट बजट के लिए, जो प्रेजेंट होने वाला है 1 फरवरी को, यहाँ पे नहीं लगता कि बहुत बड़ी ग्रोथ हो, मतलब होगी केपेक्स में स्पेसिफिकली। जीडीपी में स्लो डाउन देखने को मिला है, 5.4% अभी हमने रिकॉर्ड किया। ऑल्दो जो आगे का ट्रैक है वो बढ़िया लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट में भी अलार्म बेल्स बढ़ रहे हैं कि आरबीआई को या तो रेट कट करना पड़ेगा, या तो फिर हमें, आप देख सकते हैं, कुछ पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, टैक्सेशन में ट्वीक करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि जो जीडीपी है हम इसे लेकर जा पाए, एटलीस्ट 7% के ऊपर एवरेज कर पाए, 7.5%, 8% का एवरेज कर पाए, ये बड़ा ही जरूरी रहने वाला है। तो लेट्स सी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, बट केपेक्स जो है राइटर को लगता है कि ये ज्यादा नहीं रहने वाला है। ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कि इस बार नॉर्मल सा ही ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग अपना एक एडिटोरियल आर्टिकल, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन हैज नाउ सस्टेन फॉर सेवरल ईयर्स। तो कैन वी बी श्योर ऑफ फूड इन्फ्लेशन, क्या हम श्योर रह सकते हैं फूड इन्फ्लेशन के लिए? अब देखते हैं राइटर ने क्या बोला है। राइटर है रेनू कोहली, जो सीनियर फेलो है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, CSEP न्यू दिल्ली में। फूड इन्फ्लेशन जो है ये सस्टेन कर रहा है सेवरल ईयर्स से, कई सालों से सस्टेन कर रहा है, राइट। फूड इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं हमेशा डबल डिजिट में आ जा रहा है, सिंगल डिजिट में कभी कभी आता है उसके बाद। एंड काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी ले गए, जैसे काफ़ी न्यूमरस सप्लाई शॉक्स फेस किए हैं, और इसी वजह से काफ़ी सेवरल पॉलिसी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट यस पॉलिसी में तो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करती है, और अब देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स हम लोग नहीं घटा पा रहे हैं, एंड काफ़ी बड़ा रीज़न जो है, मेन रीज़न अभी तो फूड इन्फ्लेशन ही है। अगर रिसेंट मंथ्स में देखेंगे ना, अभी कुछ महीनों में, तो जो डाइवर्जेंस है कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन में, उसकी वजह से मॉनेटरी ईजिंग नहीं हो पा रही है। डाइवर्जेंस मतलब क्या है कि कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, और एक हमारा क्या है, देखिए कोर, और एक हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन की वजह से डाइवर्जेंस आ रहा है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को क्या करता है, फूड इन्फ्लेशन ऊपर लेके चला जाता है, और कोर इन्फ्लेशन जो है वो तो नीचे ही जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है ग्राफ में, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। इस तरीके से आप देखिए इस ग्राफ को, तो मुझे लगता है आपको बेटर समझ में आएगा। ये ग्राफ है, ठीक है। पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ठीक है, फिर ये कम हुआ बढ़ना। अगर इसी के साथ मैं कोर इन्फ्लेशन का बनाऊंगा तो कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ा और फिर नीचे आने लगा, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है ये इसे ऊपर लेके जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो मॉनेटरी ईजिंग उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेजिटेबल्स में बड़ा ही स्ट्रांग ग्रोथ है। एंड ये जो स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे इन सीरियल्स, ये वेरी करता है 7 to 8% अपॉन डबल डिजिट्स 1 ईयर अगो। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मानसून अच्छा होने वाला है, क्रॉप स्विंग जो है वो बढ़िया होगा, और इसकी वजह से इस बार हमारे जो कल्टीवेशन है वो बढ़िया हो सकते हैं, क्रॉप्स में काफ़ी अच्छा आउटपुट निकल सकता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा कोट किया है राइटर ने, उन्होंने कहा है कि कुछ कंसिडर करते हैं कुछ की चेंजेस, ठीक है, अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2024 तक, रिलेटिंग टू प्रीसीडिंग 6 ईयर्स, अप्रैल 2023 से मार्च 2019, ठीक है, दो ये 6 साल और पुराने 6 साल में क्या डिफरेंस है। तो ये वेल नोन है कि जो होलसेल और रिटेल फूड इन्फ्लेशन है वो एवरेज करता है काफी ज्यादा लाटर पीरियड में, एट अ रिस्पेक्टिव 5.6% to 6.7% a year each month against 4% previously। प्रोनाउंस शिफ्ट है प्राइस लेवल में भी, जहां पर होलसेल और रिटेल फूड इंडेक्सेस जो है वो एवरेज जो है वो मूव अप कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 36 and 40 पॉइंट्स ओवर प्री 2019 लेवल एट 28% एंड 31% राइज। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो लास्टिंग पुश है ना फूड इन्फ्लेशन का अप्रैल 2019 से, एज कंपेयर टू मोर शॉर्ट लिव्ड सर्जेस बिफोर, फॉर एग्जांपल जो लॉन्गेस्ट 2019 के पहले जो सर्ज आया था, इंक्रीमेंट आया था अप्रैल 12 से 14 के बीच में था, ये जो 2 साल तक चला था, जहां पे जो प्रेशर है अपॉन हेडलाइन इन्फ्लेशन वाज रिलीव्ड देयर आफ्टर।
तो ऐसे पहले भी हमने फेस किए हैं सिचुएशन, एंड मुझे लगता है ये वही टाइम था कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 12 से 14 इलेक्शंस के पहले, जब काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे प्याज़ के दाम को लेकर, टमाटर के दाम को लेकर, तो 2 साल काफ़ी वर्स्ट रहे थे इस केस में, राइट? तो ये सिचुएशन काफ़ी लंबा भी खिंच सकता है, 2-2 साल भी चल सकता है, राइटर ये कह रहे हैं जो पहले हुआ है। फूड के जो सप्लाई शॉक्स हैं, वो सक्सेसिवली शॉर्टर इंटरवल्स के हैं, ठीक है? बहुत छोटे इंटरवल्स के सप्लाई शॉक्स आते हैं। जैसे कि अगर आप देखें डिस्टेंस बिटवीन पीक्स वो रेंज करता है 16 टू 17 मंथ्स बिफोर 2019, और अब ये वेरी कर रहा है 4 टू 12 मंथ्स इन द लाटर पीरियड विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसीज। तो जो सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है ना वेजिटेबल्स में, राइटर ये कह रहे हैं कि जो लास्ट 5-6 साल है, इसमें बहुत ज्यादा बार आई है, काफी ज्यादा बार आई है, लेकिन पीरियड बड़ा छोटा रहा है। ऑन एन एवरेज 4 से 12 महीने का सप्लाई शॉक रहा है। इससे पहले 16 से 17 महीने का सप्लाई शॉक रहता था 2019 से पहले। तो 2012 से 19 की यहाँ बात हो रही है। तो बिगर मोर frequent swings in food prices with shorter durations also mean more volatility, which is observable across the board at all horizons. The trough to peak swings are comparably bigger, and because of upward shift in the mean, the downswing reversions are comparably smaller after 2019. इस लाइन में, इस पैराग्राफ में आर्टिकल इस सॉरी राइटर ये कह रहे हैं कि जो बिगर मतलब बड़े और मोर फ्रिक्वेंट स्विंग्स, फ्रिक्वेंट मतलब हर कुछ दिनों पे जो स्विंग्स हो रहे हैं, इसका मतलब जो छोटी ड्यूरेशन में हो रहे हैं, ठीक है? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा लास्ट वाले पैराग्राफ में ही, जो अब स्विंग्स है ना, सप्लाई शॉक, सप्लाई की भी जो प्रॉब्लम्स है, वो ज्यादा लंबी नहीं खींचती है, लेकिन बहुत सारी होती है छोटे छोटे इंटरवल पे, ठीक है? तो जो इसके वजह से क्या है, वॉलेटिलिटी और बढ़ रही है। वॉलेटिलिटी का मतलब उतार चढ़ाव, ठीक है? हम बोलते हैं ना शेयर मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, रुपया बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, कभी ऊपर नीचे चला जाता है, कभी काफ़ी नीचे चला जाता है, तो ये वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पे व्हिच इज़ ऑब्जर्वेबल अक्रॉस द बोर्ड एट ऑल हॉराइजन्स। जो ट्राउ टू पीक स्विंग्स हैं वो कंपैरेबली बिगर हैं, एंड इसकी वजह से क्या है, अपवर्ड शिफ्ट आ गया है मीन में, एंड जो डाउन स्विंग रिवर्जन्स हैं वो अब छोटे हैं आफ्टर 2019। तो फिर वही प्रॉब्लम है कि देखिए जब नीचे भी जाते हैं ना वेजिटेबल के प्राइसेस, तो ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं रहता है। प्रॉब्लम ये है। एंड ये इस तरीके की जो वॉलेटिलिटी है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि आरबीआई मुझे लगता है कि टेंशन में ही रहेगा। क्योंकि राइटर यहाँ पे बोल, जैसे डेटा प्रेजेंट किया है राइटर ने, कि जितनी वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव रहता है फूड इन्फ्लेशन में, आरबीआई मुझे लगता है हमेशा टेंशन में रहने वाला है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, अगर इसी टाइप की वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से फूड प्राइसेस आज नीचे भी आ जाता है, तो मैं तो ये मानूंगा ना कि ये नीचे कहाँ आए हैं, ये तो सब शॉर्ट टर्म है, ये तुरंत ऊपर ही जाना है, राइट? मेरे दिमाग में यही चलेगा, क्योंकि जो आरबीआई के गवर्नर है वो भी सोचेंगे कि यार ये नीचे तो आया, लेकिन ये टिकेगा तब तो, स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। तो डिसीजन लेने के बाद अगर ये फिर से ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस वॉलेटिलिटी की वजह से। तो वेजिटेबल प्राइस स्पाइक जो है वो डिफर करते हैं पास्ट पैटर्न से। वेजिटेबल्स के दाम जो बढ़ रहे हैं ना, इनका पैटर्न अब चेंज हो गया है। जैसे रिटेल में जो प्राइस ग्रोथ है वेजिटेबल का, वो 10% पर महीने के हिसाब से है, ठीक है ना? जो अप्रैल 19 से लेके अक्टूबर 2014 का डेटा है, ऑलमोस्ट डबल द प्रीसीडिंग पीरियड एवरेज। पहले क्या था, 5.5% का था 2012 से 19 तक, और 19 से 24 में क्या हो गया है, 10% के रेट से ग्रो कर रहा है वेजिटेबल का प्राइस। तो ये काफी ज्यादा है। और जो प्रोड्यूसर वेजिटेबल्स प्राइसेस हैं वो पेश कर रहे हैं फास्ट रेट 13.4% मंथली, और जो एवरेज है अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग 5.7% प्रीवियसली। टोटल फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें एक तो स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूसर एंड रिटेल इन्फ्लेशन है वेजिटेबल्स में, जो पिछले 5 साल से है। एंड सिमिलर ट्रेंड शिफ्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है रिस्पेक्टिव इंडिसेस में भी, जहां एवरेज हुआ है 41 एंड 71 एंड 41 पॉइंट्स हायर, जहां पे 47% एंड 29% राइज है ओवर 2019 एवरेज। तो आप ये देखिए वेजिटेबल के दाम, जो दाम है उनका, एक तो रेट ऑफ जो प्राइस इंक्रीज है, जिस रेट से ग्रोथ हो रही है उनके प्राइस में, वो भी डबल हो चुका है पिछले, जो अगर आप देखेंगे 6 साल में, उसके पिछले साल 6 साल से अगर आप कंपेयर करते हो 2012 से 19 और 2019 से 24, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है? वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है? प्राइस ऊपर भी जाता है और तुरंत नीचे आ जाता है, और फिर नीचे भी जाता है तो नीचे रहता नहीं है, एकदम से जंप मारता है ऊपर। और जो सब्जियां हैं वो बड़ी तेजी से अब महंगी हो रही है, महंगी भी हो रही हैं, और उसके बाद जब ये नीचे भी आती हैं तो ये वहां तक नहीं आ पाती है, जो एक कंफर्ट जोन है लोगों का, कि हाँ ठीक है, ये जो प्राइस है वापस से नॉर्मलाइज हो गया, जो नॉर्मल प्राइस भी है वो काफी ऊपर रहता है। तो जो रिटेल होलसेल वेजिटेबल इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी है वो पहले से ज्यादा है, एनुअल टर्म्स में भी और सिक्वेंशियल टर्म्स में भी। मैं रोज समझाता हूँ, एनुअल मतलब इस
दिसंबर को लास्ट ईयर के दिसंबर से आप कंपेयर करो, और सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि दिसंबर को नवंबर से कंपेयर करो। तो आप बोल रहे हो कि मेरे लास्ट ईयर जो एग्जाम में मार्क्स थे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में उससे बेटर है, लेकिन ये बोल रहे हो कि थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ज्यादा सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स है, तो वो सिक्वेंशियल है। ठीक है, जो सीजनल प्राइस स्पाइक आ रहा है, स्पाइक मतलब बढ़ना, ये स्पाइक्स होते हैं ऐसे बढ़ते, जब आपका ग्राफ ऐसा चल रहा है और ये स्पाइक हो गया, हम बोलते हैं ना ग्लूकोज स्पाइक होना, मेडिकल में भी तो हम टर्म यूज करते हैं। तो स्पाइक्स जो है वो अब क्या मूव कर रहे हैं फ्रॉम यूजुअल अगस्त नवंबर से टू नवंबर दिसंबर, लास्ट 5 ईयर्स में। तो अगस्त नवंबर में जो स्पाइक देखते थे हम लोग वेजिटेबल के दाम में, अब वो नवंबर दिसंबर में आ गए हैं। प्राइस फ्लेयर अप्स जो है वो काफी फ्रीक्वेंट है कि एकदम से प्राइस जो बढ़ जाते हैं, 200 रुपए किलो आप देखते हो टमाटर। एंड डिफिकल्ट है ये कहना कि ये परमानेंट है। तो जो ट्रेंड है ये मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट सिग्निफाई स्ट्रक्चरल ब्रेक्स या ट्रेंड शिफ्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल अगर आप 5 ईयर होराइजन में देखते हैं तो जो डेविएशंस है वो रिकरेंट है एंड सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़े हैं डेविएशंस। मतलब जो एवरेज आपका ये चल रहा है, तो बेसिकली एवरेज से आप ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, ये डेविएशन होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा स्टेबल तो नहीं रहेगा, तो ये डेविएशन बहुत बड़ा हो गया है। एक डेविएशन नॉर्मल डेविएशन होता है कि चलो 2% का डेविएशन है, 5% का, 10% का। यहाँ 100% भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा डिवीजन, 400-400% का डिवीजन है मैं कहूँगा, स्पेसिफिकली अगर आप वेजिटेबल्स के दाम देख लोगे तो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अभी वो कंट्री है जहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर तीनों 100 रुपए किलो कंफर्टेबली लोग खरीद सकते हैं, राइट? पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ कि 100-100 रुपए किलो अगर आप तीनों चीज़ों को कर दो और स्टेबल कर दो प्राइस को वहाँ पे, तो ये हो पाएगा। लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी सब्जी होती है जो 100-200 रुपए किलो पहुँच जाती है, और ये सप्लाई इश्यूज़ आते हैं। तो देखिए, मतलब पूरा आर्टिकल मैं कहूँगा ये कंपैरिज़न है कि पहले किस तरीके से हमने सब्जियों के दाम में वॉलेटिलिटी देखी है, अब क्या है, जो प्राइस इंक्रीज़ है उसका पैटर्न क्या था पहले, अब क्या है, वॉलेटिलिटी का जो टाइम पीरियड था ऑन एन एवरेज, वो अब क्या है, और वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी है, मतलब पहले 10% की वॉलेटिलिटी थी, तो अब कितने परसेंट की वॉलेटिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्दो इसमें मुझे लगता है ना एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट भी होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है यार। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग ऑक्यूपाइड है इंडिया में। इंडिया का मेजर पॉपुलेशन 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, और एग्रीकल्चर में अगर है, तो ये एग्रीकल्चर में हम बिल्कुल इतना खराब क्यों परफ़ॉर्म करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मॉडर्नाइज़ेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़रूरत ये भी है कि जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फार्मर्स मुझे लग रहा है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत स्केल पे करते हैं ना, तो वहाँ पे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ स्केल नहीं है और ना कोलैबोरेशन है, और अगर कोलैबोरेशन भी हो तो काफ़ी बढ़िया काम हो सकता है। तो मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो जो फंडामेंटल कॉजेज़ हैं डिफरेंसेस के प्राइस बिहेवियर में, ये प्रॉपर्ली नोन नहीं है, ये इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है। इनका राइटर का खुद ये कहना है कि ये अभी लोगों को इसके बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज है, अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या रीज़न है। एंड अगर कॉमनली बिलीव किया जाता है कि जो कंटिन्यूस वेदर शॉक्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है, ये प्राइम रीज़न है। क्लाइमेट चेंज को इसके लिए ब्लेम किया जाता है, जैसे हीट वेव्स 2022-23 के, व्हीट यील्ड्स इसकी वजह से अफेक्ट हुए, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से अफेक्ट हुए, स्टॉक भी काफ़ी खराब हो गया जो रखा हुआ स्टॉक था क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये हो सकते हैं। अब सीरियल प्राइस प्रेशर्स जो है वो क्यों इतना परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट स्टॉक रिप्लेनिशमेंट्स, मतलब सीरियल्स में आप स्टॉक को वापस से भर देते हो, फिर भी हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस शॉक्स देखने को मिलते हैं। अब प्राइस डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट से एंड स्टॉक से। ठीक है, राइटर ये भी पूछ रहे हैं कि प्राइस ग्रोथ जो है वो रहता है डिस्पाइट न्यूमरस स्ट्रिगर सप्लाई साइड मेजर्स, सप्लाई साइड काफ़ी सारे मेजर्स दिए गए, लेकिन फिर भी प्राइस ग्रोथ जो है इसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। एंड काफ़ी सारे मार्केट इंटरवेंशन रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशंस किए, बहुत सारी चीज़ें की, एक्सपोर्ट पे भी बैन लगाया चीज़ों के कि भाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, इंडिया में ही आपको बेचना है, लेकिन फिर भी इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है इस रेस्ट्रिक्शंस के अनप्रेसिडेंटेड है। हमने जो एक्शंस लिए, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि एक्शंस नहीं लिए हैं, बट कहीं न कहीं वी हैव टू सी कि प्रॉब्लम क्या है, जो एलिफेंट इन द रूम है, मे बी हम उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो फॉर वन, अगर फूड इन्फ्लेशन जो है वो डिज़ायर्ड 4% पे आ भी जाता है, ठीक है? तो जो रेज़ प्राइस लेवल होगा वो हाउसहोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा ना एग्रीगेट डिमांड के लिए। तो मेरा यही कहना है, जैसे इन्फ्लेशन रेट लोग बोलते हैं कि यार सब्ज़ी के दाम तो घटे नहीं है, इन्फ्लेशन बोल रहे हो कम हो गया। इन्फ्लेशन होता है रेट ऑफ ग्रोथ, मैं कह रहा हूँ 10% के हिसाब से चीज़ें ग्रो कर रही थी, ठीक है? अचानक से 100% के हिसाब से ग्रो की, और जो आपको टमाटर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹50 किलो मिल रहा था, अब मिल रहा है ₹100 किलो। अब अगर अगली बार इसका दाम 105 रहा, तो जो इन्फ्लेशन है वो 100% से गिर के कितना हो गया? 5% हो गया।
और फिर उसके बाद भी अगर अगली बार वो 105 पॉइंट ही बढ़ा, तो ये और कम हो गया। 110 अगर ये हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बोलेगी कि ये तो हमने कंट्रोल कर लिया है, सिर्फ 5% का है। ठीक है, सॉरी 110। तो इस तरीके से होता है, जो बेस होता है वो भी चेंज होता रहता है। जो मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है हम 50 को बेस मान के चले, लेकिन बाद में हायर बेस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बेस इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं कि आप हायर बेस से कैलकुलेट करोगे इन्फ्लेशन के रेट को। तो ये चीजें भी रहती हैं। अगर कोई चीज में इन्फ्लेशन बहुत लंबा परसिस्ट करता है तो उसका बेस भी ऑफकोर्स चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें इससे हमेशा महँगी होते रहेंगी एंड सस्ती कभी नहीं होंगी। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि चीज़ें आगे जाके कभी सस्ती भी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।